अगर आप थोड़े भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा इन दिनों किसी भी और चीज से ज्यादा एक फिल्म काफी सुर्खियां बटोर रही है। उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। अब इसे लोग कितना पसंद कर रहे हैं, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिनों पहले काफी धमाल मचाने वाली पुष्पा मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 108 करोड़ रुपए। वहीं द कश्मीर फाइल्स ने सिर्फ 9 दिनों में ही 116 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पहले दिन सिर्फ 400 स्क्रीन पर रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स को आज पूरे देश में 3000 से भी ज्यादा स्क्रीन मिल चुके हैं और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस मूवी ने भारतीय सिनेमा जगत और भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर खुद भारत के प्रधानमंत्री ने इस मूवी की तारीफ की है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका जम के विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है इस मूवी में जिससे जो भी व्यक्ति इस मूवी को देखता है उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि द कश्मीर फाइल्स मूवी 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदू और खासकर कश्मीरी पंडितों पर हुए क्रूर अत्याचार पर बनी एक रियल लाइफ स्टोरी है। कश्मीर में घटी उस दुष्कर्म कहानी की शुरुआत होती है 1982 में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कर्ता धर्ता शेख अब्दुल्ला की मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद उसके बेटे फारूक अब्दुल्ला पर पार्टी की जिम्मेदारी आती है। अगले ही साल 1983 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं। इसमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जीत जाती है और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का साला गुलाम मोहम्मद शाह किसी चीज को लेकर पार्टी से नाराज हो जाता है और सरकार में अपना समर्थन वापस ले लेता है, जिस कारण 1984 में ही सरकार गिर जाती है। गुलाम शाह कांग्रेस से हाथ मिला लेता है और मुख्यमंत्री बन जाता है, जिसके बाद कश्मीर में अस्थिरता की आहट सुनाई देने लगती है। इसके 2 साल बाद ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद के दरवाजे हिंदुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। अब ये तो अपने आप में कई साल पहले से चलता आ रहा विवादित मुद्दा है, इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन इस घटना के बाद पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच तनाव 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कश्मीर में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू माइनॉरिटी में थे, इसलिए यहाँ कट्टरपंथियों ने मंदिर तोड़े, कई कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया। कश्मीरी पंडितों पर भीषण अत्याचार की असली कहानी शुरू होती है 14 सितंबर 1989 को, जब कट्टरपंथियों द्वारा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के बहुत बड़े नेता टीका लाल तपलो की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद तो मानव हत्याओं की लाइन ही लग जाती है। उसके बाद 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड हिंदू जज नीलकांत गंजू की हाई कोर्ट के सामने गोली मारकर हत्या करके न्याय की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। उसके बाद 27 नवंबर को अनंतनाग में जर्नलिस्ट प्रेम नाथ की हत्या कर दी जाती है। और ये सब JKLF यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट संगठन के नीचे हो रहा था। आज के वक्त JKLF पर आतंकवादी संगठन का ठप्पा लग चुका है। 8 दिसंबर 1989 को उस वक्त के भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को JKLF के आतंकवादियों द्वारा अगवा कर लिया जाता है और बदले में सरकार से अपने 5 आतंकवादियों को छोड़ने की बात की जाती है। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच बातचीत के बाद JKLF की बात मान ली जाती है और उन 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है, जिससे कश्मीर घाटी में आतंकवाद की वारदातें तेजी से बढ़ने लगती हैं। रोज अखबारों में इस्लाम कबूल करो, मरो या कश्मीर छोड़ दो, ऐसी बातें छपी होती हैं। जहां देखो वहां हर तरफ कश्मीरी पंडितों को मारने की और कश्मीर छोड़ के जल्दी से जल्दी निकल जाने की बात दीवारों पर पोस्टर्स के माध्यम से छाप दी जाती है। कट्टरपंथियों का कट्टरपन 19 जनवरी 1990 को अपने चरम पर पहुंच गया। इस दिन अलगाववादियों ने लाउड स्पीकर्स के जरिए कश्मीरी पंडितों को जल्द से जल्द भाग जाने की चेतावनी दी। हर तरफ कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। सारे हिंदू डर के मारे घर के किसी कोने में, किसी बेड के नीचे या किसी भी जगह जहां छुपा जा सकता था वहां छुपने लगे। कश्मीर की सड़कें जल रही थी। अलगाववादी एक एक हिंदू, एक एक कश्मीरी पंडित को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। उनके घर के दरवाजे तोड़कर, उनके ही घर में घुसकर उन्हें खुलेआम परिवार के सदस्यों के सामने बेरहमी से मारा जा रहा था। हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। माता बहनों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही थी। कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता के लाश के पास बैठकर रो रहा था, तो कोई बेटा अपने माता पिता को अपनी आंखों से मरता देख रहा था। रात के अंधेरों में कश्मीरी पंडित अपने ही घर बार को छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर हो गए थे। लोगों को एक देश से दूसरे देश में पलायन करते हुए कई बार सुना है। यूक्रेन और रसिया के जंग के बीच तो रोज लाखों की संख्या में यूक्रेनियन लोग बाकी यूरोपीय देशों में पलायन कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में पलायन, वो भी लाखों की संख्या में, ये पहली बार सुना था। जब अपने ही लोग दुश्मन बन जाएं, तो क्या ही किया जा सकता है। 21 जनवरी को भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और प्रोटेस्ट कर रहे 52 मुस्लिम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अलगाववादी और ज्यादा भड़क गए और इसके जवाब में पंडितों पर अत्याचार और भी बढ़ा दिया। मार्च और अप्रैल महीने के बीच कई हजारों कश्मीरी पंडितों ने घर बार छोड़ दिया और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बस गए। कुछ कश्मीरी पंडितों के परिवार ने इतने बड़े आतंक के बावजूद अपने घर को नहीं छोड़ा, लेकिन वक्त के साथ हालात और बिगड़ते गए, जिस वजह से ना चाहते हुए उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि वर्ष 2000 तक घाटी में पंडितों की 1,40,000 की आबादी में से
1 लाख पंडितों ने घर बार छोड़ दिया था, मगर कुछ 800 परिवार आज भी घाटी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करना आज भी इन परिवारों के लिए एक सपना है, क्योंकि हर साल किसी न किसी पंडित को मार ही दिया जाता है। इनके साथ बहुत ही खराब बर्ताव किया जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में बसे कश्मीरी पंडित आज भी अपने उसी घर में अपनी बाकी की जिंदगी काटने की चाहत रखते हैं। कब कश्मीर पूरी तरह शांत होगा और कब ये लोग अपने घरों में वापस जाएंगे, इसकी राह देख रहे हैं। आज के वक्त एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब देखते हैं यह उम्मीद की किरण हमारी उम्मीदों को सच में उतार पाती है या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।